Hi, I'm Saranya, founder of the Bombay Poetry Crawl, and in this episode, we'll be interviewing Zubair Azmi. Zubair Azmi is an advocate and the director of Urdu Markaz, an Urdu library based in Bhendi Bazaar. And he's a poet himself, a writer, a researcher. He organizes the Bhendi Bazaar Urdu Festival every year, which is a fascinating confluence for all literary art lovers in the city of Bombay. Through the course of this conversation, we talk about all of the poets who congregated in this area, this the heart of old Bombay's working class neighborhoods, and what is the future for Urdu literature in Bombay and in India. So enjoy this very special interview with Zubair Azmi ji. ओके जुबैर जी, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू करने के लिए। हम अभी उर्दू मरकज़ में बैठे हैं और ये मेरा एक्चुअली जो सेकंड टाइम है यहाँ पे आने के लिए। तो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट उर्दू मरकज़? जी, ये गालिबन 95-96 की बात है। व्हेन वी वर इन यूनिवर्सिटी, आई मीन हम उर्दू एक्चुअली डिप्लोमा, हालांकि मैं उर्दू के ख़ानदान में ज़रूर पैदा हुआ, बट टू बी वेरी फ्रैंक मेरी ज़बान उर्दू थी भी नहीं। हम लोग यूपी के हैं, आजमगढ़ के, तो हमारे घर में पूर्वी ज़बान थी। हम भैया ज़बान बोलते थे अपने फादर में, कहाँ खात हो, कहाँ जात हो, ये सब चीज़ें। तो वैसे उर्दू मतलब यानी हमारे लिए भी एक जेम जेम थी या नॉवेल्टी थी कि मैं उर्दू सीखना है, हालांकि सारा माहौल वही था। तो बहरहाल मैं अपने मामू से सब सुनता था, कैफी आजमी के बारे में, मजरू सुल्तानपुरी के बारे में, जांसर अख्तर के बारे में, साहिल लुधियानवी के बारे में। ये यहाँ पे क्योंकि ये मदनपुरा जहाँ बैठी हैं, मैं आपको बता दूं कि इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैनी स्टॉलवर्ड्स एंड लीजेंड्स। ठीक सामने आप यहाँ से निकलेंगी ना, तो एक शिवरा तबेला था किसी जमाने में, तो द ग्रेट महबूब खान यहीं आके उनका बेस था बिली मोरिया से। या ये तबेला शिप्रा सेठ का था, जो इनके महबूब खान के गांव के थे। और आपको मालूम है कि महबूब खान की पूरी मतलब हिस्ट्री है कि वो 8वीं फेल थे, लेकिन ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फिल्म्स। उनके फादर शायद पुलिस में थे, तो वो एक स्टेशन उनके यहाँ पे बिली मोरिया में सिनेमा नहीं था, थिएटर नहीं थे। ही टू जस्ट कम टू दी 2 स्टेशन आगे आके फिल्म देख के जाते थे। वो हिस्ट्री है पूरी। तो आप यहाँ से निकलेंगे, इट्स अ महबूब खान का तबेला, जो शिवरा तबेला यहाँ। और महबूब खान बेसिकली वो यहाँ पर आके बोलते मुझको कुछ भी काम मुझको आप सिखा दो। तो वो घोड़े की नाल ठोकते थे, नाल बन उनको बोलते हैं द ग्रेट महबूब खान। तो वो यहाँ पर इस तबेले में सामने शिप्रा जगह पे, आज भी वो जगह है, बहरहाल वो चीज अब दूसरी हो गई, लेकिन वो प्लेस वगैरह वही है। एक चीज उसी से हट के आप वहां से आई तो एक बिल्डिंग बन रही है उस हमारे यहाँ कैफी वॉक में भी मैंने शबाना जी को बताया था, ये कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफिस थी, कम्यून था जो ये है। तो यहाँ पे हमने बचपन में सारे लोगों को सुना है, देखा है। अच्छा, ये कम्युनिस्ट जो थे वो मतलब वो अजीब मखलूक थी कि वो बड़े बड़े कुर्ते पैजामे जैकेट और बड़े बड़े बाल और सरदार जाफरी के बाल भी ऐसे थे ना, तो हमेशा यूं बात करते थे, वो बाल को यूं करते थे। तो वो उनकी पूरी यूनिक स्टाइल थी, मतलब वो। अच्छा, ये उर्दू में कुछ बोलते थे। अच्छा, हम लोग तो खैर छोटे थे, मैं तो मुश्किल से 5वीं 6वीं में था, एंड आई वाज फ्रॉम मदनपुरा। लेकिन ये मेरे साथ अच्छा हुआ कि बचपन में आई वेंट टू अ कॉन्वेंट स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, क्राइस्ट चर्च बाजू में। तो खैर ठीक है, हम तो सो कॉल्ड इंग्लिश वाले थे, लेकिन बाद में ये लोग उर्दू में शायरी करते थे, इवन जो बात भी करते थे कम्युनिस्ट पार्टी की डिस्कशन है, तो ये भी अच्छा लगता था कि कुछ अच्छी तरह से, मतलब मैं ये समझ लूँ कि मतलब वो रोजमर्रा की इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा था या प्रोग्राम्स थे, उसको भी मुझको ऐसा लगता है कि दे यूज्ड टू सेलिब्रेट सारी चीज। तो ये सारी चीज जो है हम लोगों के साइकी पे जो है बहुत असर पड़ी। तो मैं जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, फिर उर्दू से मेरा तारुफ हुआ, इंट्रोडक्शन, तो मैंने कहा क्यों कि जब हम लोग का एरिया जो है ये सारा मंटो का है। मंटो आपको पता है ना, बाजू के रोड पे, क्ले रोड पे खोजा कॉलोनी में वो रहते थे, और सर्वीज आते थे। हाँ, वो सर्वी आते थे शाम में। उनका ये था 5 बजे जो नागपाड़ा गार्डन, जो कि अभी गालिब गार्डन है, वहां के बैठते थे, सिगरेट पीते थे, फिर 5 साढ़े 5 बजे चाय पीते थे। इनफैक्ट मेरी वो रिसर्च में अभी तो खैर वो लोग भी दुनिया में नहीं रहे कि
जो ये बता सके कि कौन से टेबल पे जो है वो आके बैठते थे। क्या? तो मैं तो रिसर्च के बारे में बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे सेंसिटिव हूँ, क्या मुझको हाँ मालूम पड़े कि ये बेंच पे मंटो बैठते थे तो मैं उसको छू के भी देखूं कि हाँ इसी पे बैठते थे, हाँ, तो एक फील होता है। ऑफ कोर्स। बहरहाल तो अभी उस दिन शबाना भी आई थी, तो वो उन्होंने कहा भाई डिम्पिका रोड कौन से, मैंने कहा बता ये रोड, क्योंकि वो रह चुकी है अपनी हाँ। मम्मी और अब्बू के साथ में। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे साथ गुजरी। तो कॉन्फ्लुएंस जो है वो महबूब खान प्रोग्रेसिव राइटर्स की जो ऑफिस है कम्युनिस्ट पार्टी वो, और ये मंटो का जो है वो घर। अच्छा ये पूरा उस जमाने में बॉम्बे जो है आपको 1920s वगैरह में ये भाई किला एरिया में ही माना जाता था। वो फाउंटेन और ये फोर्ट जहाँ पे आज आपको गोथिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो एक अलग दुनिया थी। हाँ। लेकिन नेटिव जो भी मतलब इंडिया से, चाहे यूपी से आए, लखनऊ से आए, दिल्ली से आए, साउथ से आए, तो वो भाई किला ही उतरता था। और आपको पता है कि बाइकला क्लब, द फेमस इंग्लिश लोगों की जो रेसिडेंट क्लब थी वो पीछे ही थी। तो इट्स फॉर अ प्योर ब्लेंड ऑफ मतलब मेरी नेटिव कल्चर, यहाँ का मराठी कल्चर, आगरी लोग थे यहाँ पर, वो ताड़ी बनाने वाले भंडारी कम्युनिटी थी पहले यहाँ पर, और पथारे प्रभुज थे बॉम्बे में। लेकिन ये उर्दू का आने से और पूरा फ्यूजन होने से ये जो है, मैं आई वुड कॉल इट एज मतलब भिंडी बाजार द कल्चरल कैपिटल ऑफ बॉम्बे, देन बॉम्बे, या 20th सेंचुरी बॉम्बे। 20th सेंचुरी। और आपको उससे पहले भी आप जाएंगे जब 7 आइलैंड्स थी, तो यू कैन इमेजिन कि 7 आइलैंड्स पे जो आर्चीपेलागो हम कहेंगे उसे, तो आप पूरे आइलैंड्स पे ना कनू से जाते हैं, कोलाबा से, हाँ। फिर मसगांव भी एक आइलैंड था, हाँ। वडाला भी आइलैंड था, सीरी भी आइलैंड था, वर्ली भी आइलैंड था। तो कनू से जाके आप जाना, तो पूरी वो पोर्चुगीज, पहले पोर्चुगीज का था, उनके पहले कोलीज थे लेकिन फिर पोर्चुगीज आए ना। तो इट्स वॉज द ब्लेंड ऑफ ऑल दोस थिंग्स। तो हर जो है तहजीब मालूम में जब भी रहती है तो अपने नकुश जो है, फुटप्रिंट जो है वो छोड़ जाती है। तो हमारी खुशनसीबी है कि खैर फादर वगैरह तो सब आजमगढ़ से आए 1944 में। तो मैंने ये सोचा कि जब ये सारी चीजें, इतनी तहजीबें यहाँ पहले पनपी हैं, बॉम्बे नंबर 3 एंड बॉम्बे नंबर 8, मदनपुरा, नागपाड़ा, भिंडी बाजार, क्रॉफर्ड मार्केट, डोंगरी, that nestled all the Marathi culture as well as उर्दू कल्चर। तो जो उसका एम्बाउंडमेंट हुआ वो सारी चीज का, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट एक ऐसा मरकज बनाया जाए कि जो वो सारी चीज को हम रिविजिट करें। क्योंकि आप दुनिया जाएगी, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो कितना बॉम्बे का जीडीपी था या कितनी फैक्ट्रीज बनी थी वो तो बाद में होगा, लेकिन उसका कल्चर क्या था, उसकी लैंग्वेज क्या थी, उसका लिटरेचर क्या है, वो हमेशा याद रहेगा। तो ये चीज मुझको अंदर से एक चीज जगाई कि नहीं, एक मरकज ऐसा बनना चाहिए कि जो सारे मतलब उर्दू का तो हो ही हो, लेकिन सारे कल्चर्स को और लोगों का जो है वो समेट सके। ये शब्द अल्फाज जो है मरकज, इसका मतलब क्या है? सेंटर, बिंदु। सेंटर। ओह सो परफेक्ट। सो उर्दू सेंटर। आपने अभी जो कहा था फोर्ट की आर्किटेक्चर के बारे में, एक राइटर है मुस्तानसर दालवी, वो एक आर्किटेक्ट भी है, उन्होंने लिखा स्क्रोल में रिसेंटली कि जो सब फोर्ट में था वो सब अंग्रेजों के लिए था, तो द विक्टोरियन आर्किटेक्चर, गॉथिक आर्किटेक्चर। लेकिन दिस साइड ऑफ टाउन में उन्होंने इस आर्किटेक्चर का नाम दिया है डोमेस्टिक वर्नाक्यूलर, द नेटिव वर्नाक्यूलर, जिसका मतलब ऑल ऑफ दीज जो टिम्बर से बनाते हैं, ये वुड, ये बालकनीज वगैरह, उन्होंने कहा कि ये गुजराती लोग। डोमेस्टिक क्या पता है? वर्नाक्यूलर। ओहो। तो उन्होंने कहा कि ये एक और लफ्ज आपने बताया, नेटिव वर्नाक्यूलर। अच्छा। कि ये जो ओपन बालकनीज थे, टिम्बर का आर्किटेक्चर, कार्विंग्स जो है, यहाँ के जो बिल्डिंग्स है, ये सब इसलिए बन गए थे क्योंकि इस पार्ट ऑफ टाउन में बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स आए हुए थे। तो इज इट फेयर टू से कि मदनपुरा, बाइकला वाज अ वर्किंग क्लास नेबरहुड? एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आपको मैंने इसके पहले ही बताया कि बाइकला जो है वो उनकी टर्मिनल पॉइंट थी। हालांकि विक्टोरिया टर्मिनस आखिरी थी, लेकिन ये सारे नेटिव यहीं उतरते थे। और ये आपने जो टर्म यूज किया है वो डोमेस्टिक वर्नाक्युलर और नेटिव वर्नाक्युलर, मैं उसमें थोड़ा और ऐड करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने मदनपुरा, भिंडी बाजार के यानी आर्किटेक्चरल पे भी मैंने वर्क किया, क्योंकि
अहमदाबाद की एमनी यूनिवर्सिटी और यानी आर्किटेक्चर की वो यूनिवर्सिटी के यानी स्टूडेंट्स भी आए थे। खासतौर से एसबीयूटी प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो वो लोग यहाँ की बिल्डिंग्स के बारे में स्टडी करने आए थे। तो मैंने कहा उनसे ये कहा कि आप आई एम नॉट द राइट पर्सन के आपको उसके बारे में बात करो, लेकिन मैंने जो बचपन से जो मैंने देखा है तो उन्होंने मैंने कहा आप जो उसको फील किया यहाँ की आर्किटेक्चर के बारे में वो बताइए। तो मैंने अपना यानी असेसमेंट जो आपने नेटिव वर्नाकुलर आपने जो कहा है ना, बिल्कुल सही आपने कहा है कि आप भिंडी बाजार में जाएंगे, बोरी मोहल्ले में जाएंगे, क्योंकि बोराज जो है वो सूरत से आए हैं ना, सूरती बोराज पहले आए, बोराज स्ट्रीट उसी के नाम से। तो वहां कंसेप्ट क्या था पहले कि एक उर्दू में कहावत है कि आगे दुकान पीछे मकान, है ना। तो उनका एक ओटला होता था, अभी भी वो दुकानें हैं, अभी कुछ दुकानें बन गई एसबीटी में, बची हुई, अभी टूटी नहीं है। आगे ओटा रहता था, उसके साथ में दुकान होती थी। और बोले रहने को कहाँ जाएंगे, तो उसी के पीछे जो है वो हमारे मारवाड़ी भाई जो के भंगार वाले, ये आजकल लोग करते हैं, थोड़ा सा है वो। तो यहाँ का आर्किटेक्चर तो आपको मालूम है गोथिक था पहले, 1940s में जो है वो मतलब यानी आर्ट डेको आया बॉम्बे में, है ना, मियामी से वो सारी चीज की। तो उनका एक अलग कल्चर है। आप यानी एरो सिनेमा देखेंगे या और सब देखेंगे, बैक बे वगैरह, है ना। तो आर्ट डेको ये होगा। लेकिन ये एरिया जो था, अकॉर्डिंग टू जावेद अख्तर, दिस एरिया उनको उन्होंने कहा कि नॉन द स्क्रिप्ट एरिया है, कि आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ही नेटिव भी बोले। आप जहाँ बैठी हैं, मैंने स्टडी ये किया कि पहले यहाँ क्या था, पहले यहाँ पे मार्श लैंड था। करेक्ट। और वो चावल की खेती होती थी इधर वाओ। मतलब फील्ड्स थे सब वो। जिस तरह आप जाएंगे बाहर यानी सबर्ब्स में जाएंगे तो फ्लैट्स थे पहले, फ्लैट्स, है ना। तो ये मार्शी लैंड था। और आपको मालूम है कि पहले रेसकोर्स हमारा जहां प्रेजेंट है वहां नहीं था, जहां ये बीएसटी डेपो है, पहले वहां था, नायर हॉस्पिटल था, वहां पे रेसकोर्स था, छोटा सा। और ये जेकब सर्कल आप जाएंगे ना टिप पे, तो ये पूरा पानी है ना वहां तक आता था। और जहां रेसकोर्स है वहां पे पहले लैंडफिल था, जो कि वो सब गड्ढा जाके वो फेंकते थे, उसको अभी उन्होंने देवनार पे शिफ्ट किया। करेक्ट। तो ये सारी चीजें ऐसी थी। फिर बाद में 1779 या 69 में लॉर्ड हॉर्नबी जब आए बॉम्बे में, तो उन्होंने ये 7 आइलैंड्स को जो है एक मोनोलिथ आइलैंड बनाया। सारे को रिक्लेम किया, सारे को गैप्स को जो है ना वो भरा। और आपको मालूम है जो ब्रिज कैंडी एरिया है नेपेंसी रोड में, वो एक ब्रिज वाकई में अंदर से बनाया है, जो कि वर्ली फोर्ट तक है अंदर का, वो ताकि पानी आ जाता था यहाँ तक का। आज भी है क्या? आज भी है ना, अंदर है। हाँ। तो ये लॉर्ड हॉर्नबी के दौर में सारी चीजें हुई। तो फिर ये जितना भी शॉर्ट जो था अपना शिशोर यहाँ तक था, साथ का वो वहां चला गया वो। तो ये सब मतलब ये सब बाद में बना है ये। तो मदनपुरा एरिया उसमें था। और क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ घास ज्यादा थी, मार्शी लैंड था, तो यहाँ से अरब से घोड़े जो एक्सपोर्ट होके आके यहीं उतरते थे। ओह इंटरेस्टिंग। और ये फिर जो है ट्रेडर्स जो है वो इंग्लिश ट्रेडर्स को जाके जो है उनको बेचते थे। और आज भी वो मस्जिद है, आप शेफर्ड रोड में जाएंगे तो शेफर्ड जो वाकई में वो शेफर्ड थे, जो कि भेड़ बकरियों को जो है चराते थे वहां पे। आज भी शेफर्ड रोड जहाँ पे साबित कॉलेज है ना, से ही आई अभी। ओके। तो वहां पे एक अंदर है ना छोटी सी मस्जिद है, जिसको पुलिस ने बनाई थी उस जमाने में, ब्रिटिशर्स के दौर में, यानी हिंदूज के लिए वो टेम्पल लेके आगे वो बना था मस्जिद जो है उनको। उस मस्जिद का नाम पुराने रिकॉर्ड में मस्जिद घुड़सवार है, जो घोड़ी पे सवार अभी भी है वो। हाँ, वो गजट में है वो। तो ये सब एरिया कैसा था आप जान सकते हैं ना, मतलब। अच्छा, वो पूरा एरिया जो बॉम्बे था, तो वो टाउन हॉल आप समझते थे कि बॉम्बे वही है, और जो फोर्ट का एरिया था वो है। ये तो एरिया बहुत ही नॉन स्क्रिप्ट एरिया था कि कुछ था इधर वाला, लेकिन नहीं था। तो इस एरिया पे जो है लोग जब आके आने लगे नॉर्थ इंडिया से, और मतलब 1879 में अंजुमन इस्लाम बना। तो फिर बाकायदा जो है टीचर नॉर्थ इंडिया से आए, और एक बाकायदा एक कुछ चीजें डेवलप, मतलब एक है ना सिविलाइजेशन जो है वो साउथ बॉम्बे में भिंडी बाजार में डेवलप होने लगी। इंटरेस्टिंग। और आप इस उर्दू कल्चर लिटरेचर को जिंदा कैसे रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत आसान सी बात है कि ज्यादातर उर्दू से जो अट्रैक्ट होता है
मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दी फोनेटिक्स एंड ग्रामर, उसकी शायरी से, है ना। और बकौल जावेद अख्तर साहब से कि उन्होंने ये कहा था कि भाई पोइट्री इज द फ्रूट या फ्लावर ऑफ लिटरेचर, है ना। आप अगर पेड़ लेंगे तो जो सबसे अच्छी चीज फल होती है तो वो है तो लैंग्वेज की, प्रोज की अपनी हैसियत है, लेकिन पोइट्री सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हमको ये फील हुआ कि अरे यार, ये जो हमने मजरू सुल्तानपुरी का गाना सुना है, वो वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाएं, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे, या ए काश के हम, ए काश के हम, वो गाना जो है कभी यहाँ कभी वहाँ का। तो इसमें मजरू साहब की जो पोइट्री है, या साहिर का वो गाना मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, तो इसका जेनेसिस क्या है, मतलब सारी चीज क्या है। और ये गाना आज भी जो कि 1960s के हैं, 70s के हैं, 80s के हैं, उससे पहले 50s के, ये आज भी क्यों चल रहे हैं। आज भी अगर आप है ना ग्रामोफोन कंपनी या जो भी इनके मतलब वो रॉयल्टी राइट्स पे देखेंगे तो इनको इन गानों को सबसे ज्यादा रॉयल्टीज मिलती है। हाँ क्या? हाँ बिल्कुल। आप और ये तो अभी 75 इयर्स हो गए। हाँ, लेकिन फिर भी आज भी सिंगर को, और अभी तो खैर वो राइटर्स भी जो है, लिरिसिस्ट भी उसमें न्यू कॉपीराइट में उनका भी नाम आ गया। जावेद अख्तर साहब ने एक बिल पास करे थे, आपको पता है ना, कॉपीराइट्स की, तो उसमें राइटर्स लोगों को, और वो राइटर्स इंक्लूड मतलब यानी स्टोरी राइटर्स आल्सो एंड लिरिसिस्ट आल्सो। ओह वाह, वेरी गुड। तो वो काम मैंने जावेद साहब जब मैंने राज्यसभा के मेंबर बने, हाँ। 97 या उसके बाद में जब भी बने, तो उन्होंने ये बिल पास कराया। उस वक्त जो है वो यूपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसमें उस वक्त सारी पार्टियां, बीजेपी, अरुण जेटली एंड सोनिया गांधी, एवरीबडी, सारे लोगों ने अपार्ट क्रॉसिंग ऑल पार्टी लाइंस ये बिल जो है कॉपीराइट का पास हुआ। दैट वाज अ वेरी अचीवमेंट, मतलब फॉर दैट, जिसकी वजह से मतलब अफसोस की बात ये कि जावेद साहब इन लाइटर वेन बोलते हैं कि भाई बिल तो पास हो गई, लेकिन मुझको काम मिलना बंद हो गया। बोले क्यों? बोले जितने प्रोड्यूसर्स तो मेरे अगेंस्ट हो गए। तो बहरहाल ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग रन में बोले फायदा होगा सबका। तो ये सारे गाने जो है, मैंने कहा कि ये सब लिखने वाले, करने वाले, तो क्यों ना हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए जो कि उर्दू के दीवाने हो, पागल हो, और दीवानगी जो है, लेकिन कम से कम ये है कि ये सारे जो कम्युनिटीज की दूरियां हैं, पहले से दूरी नहीं थी, तो कम से कम इसके बनाने से, लैंग्वेज का सेंटर बनाने से, उर्दू मरकज बनाने से, हम पहले खुद भी अपनी इस्लाह करें कि हमारी लैंग्वेज क्या है। इतना बड़ा खजाना है, और सारे लोग जो है, इसकी खुशबू ऐसी रहती है कि वो जो बदबू रहती है, जो खराब खुशबू रहती है, उसको ओवररूल करके अच्छी खुशबू जो है वो उसको हाईजेक कर लेती है, उसको ले लेती है। तो मकसद ये था। और जो बुरी खुशबू आप बात कर रहे हो, वो पॉलिटिक्स के बारे में आप बात कर रहे हो? पॉलिटिक्स भी एक हिस्सा है, लेकिन जो कम्युनल जो फ्रेंजी आजकल चली है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अच्छाई दुनिया में अल्लाह ने जो बनाई है वो अच्छाई बनाई है। मतलब क्या है कि अंधेरा कोई चीज है ही नहीं। हालांकि अंधेरा को नेगेटिव कैनोटेशन में लेते हैं, उजाला ही है सारी चीज। मतलब उजाले को आप इन्हें हटा देंगे ये तो अंधेरा है। अंधेरा खुद अपनी चीज में कुछ है ही नहीं, मटेरियल है ही नहीं। और जहां अंधेरा है, हम खाली इन उजाले को लेके आए तो दूर हो जाएगा। तो ठीक है, वो क्या है ना, जिगर मुरादाबादी हमारे उर्दू के बड़े शायर थे, तो उनका काम, मतलब उनका एक शेर है कि उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पयाम है जहां तक मोहब्बत पहुंचे। बहुत सुंदर। तो फिर आप इस अंधेरे को कैसे लड़ते हैं? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि 2016 में कुछ प्रॉब्लम था उर्दू मरकज के साथ, या किसी ने बंद किया, और उसके पहले भी इतनी सारी कम्युनल वायलेंस, इतना टेंशन है, और खासकर कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत हेट्रेड है इंडिया में। तो हम इसको कैसे लड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, कमाल की तो बात यह है कि आपको बहुत सुन के ताज्जुब होगा, जाहिर सी बात है कि ये कम्युनल फोर्सेस है, उन्हीं की वजह से ही बंद हुआ है। हमको उन्होंने रीजन क्या दिया पता है? कि आप जो ये एक्टिविटीज करते हैं लिटरेचर की, ये नॉन एजुकेशन एक्टिविटीज है। लिटरेचर कैसे नॉन एजुकेशन हो सकती है? अब ये चीज सोचिए। तो उनसे मैंने, जो उनके कमिश्नर थे, ये भी नहीं कि IAS रेवेन्यू, उनसे पूछा, वो भी हंसे। तो बोले थे कि आजमी साहब, ये लोग इतने नैरो माइंड में लेके जाते हैं। उनका मतलब क्या मालूम है? BMC मतलब प्राइमरी एजुकेशन। तो आप प्राइमरी जब तक
ABCD नहीं सिखाएंगे तो आपके ये एजुकेशन के अलावा सारी चीज नॉन एजुकेशन को ये लोग मानते हैं। करेक्ट। तो बहरहाल मैंने कहा कि दे शुड रीडिफाइन, अगर इसकी बात आई डोंट नो, बट लेकिन मैंने उनसे ये बताया, और उससे हंसने की बात क्या पता है कि आपकी एक्टिविटीज, मतलब उर्दू मार्केट की एक्टिविटीज को आपने देख के, आपने उस जगह के बाहर जो चौक है उसको उर्दू मरकज चौक BMC ने नाम करार दिया। हाँ आज भी चौक है, आप हाँ जाएंगे वहां, और हमारे नाम पे चौक रख के हम ही को बाहर कर रहे हैं आप। अजीब है। तो बहरहाल हम तो इन्हें हाई कोर्ट में गए हैं, और मैं समझता हूँ कि जो 2-3 हेयरिंग हुई है, और वो भी डबल बेंच की हेयरिंग हुई है, तो जो हमारे जस्टिस कमाल खाटा और एक और हैं, और दे आर मराठी, और खासतौर से जो हमारे एडवोकेट है मनोज शीर्षस्थ, वो भी मराठी है। तो पहली जब हियरिंग हुई तो मुझको ताजुब हुआ कि 2 मराठी जज के सामने उर्दू मरकज के लिए एक मराठी एडवोकेट जो है वो प्लीड कर रहा है, वो फॉर द कॉज ऑफ उर्दू। अमेजिंग। तो ये भी अच्छी बात है, मैं तो उसको पॉजिटिव देखता हूँ ना मैं, बिल्कुल, कि उर्दू का केस जो है, प्लीडिंग जो है, एक मराठी आदमी जज भी सुन रहे हैं। हाँ और जज बाकायदा BMC के काउंसिल से ये पूछे कि इफ यू ऑल वांट दिस place for your education activities, so apart from this, forget about the debate on education and non-education, but is literature not part of education or what? ये जस्टिस का BMC काउंसिल से जो है वो सवाल था जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। एंड दे वर सो, मतलब उनका तो मैं समझता हूँ कि काश वो ऑब्जर्वेशन उनका ऑर्डर होता, कि बोले कि एक तो लैंग्वेजेस के रिसर्च सेंटर है ही नहीं, हाँ बल्कि वो जज कमाल खाटा साहब ने ये कहा कि परेल में कोई मराठी ग्रंथालय कोई थी, वो जो कि बंद हो गई हाल में, लोग समथिंग कुछ बंद हुआ था वो। हाँ तो वो तो ये बोले कि भाई आज के ये फ्रेंजी, कम्युनल फ्रेंजी के माहौल में तो बोले ये लाइब्रेरीज और ये सारी चीज तो और बननी चाहिए। करेक्ट। और वो तो ये उन्होंने मराठी लाइब्रेरी के बोले ये तो उर्दू की है, तो उर्दू तो और मराठी में मराठी है, तो उसकी एक ही लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर था, वो भी आपने बंद कर दिया। तो बहरहाल वो सारी चीजें हुई, और बहरहाल अभी उसको आखिरी स्टेज पे, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। बहरहाल बिल्कुल, मुझे भी उम्मीद है। और जो आपने अभी बोला है कि उन लोगों का इतना नैरो माइंड है कि वो समझ भी नहीं सकते कि उर्दू और मराठी का एक्चुअली बहुत सारे कनेक्शंस है दोनों लैंग्वेजेस की, और आप इस पे रिसर्च करते हो और काम करते हो, तो कैन यू टेल मी अ बिट अबाउट ये जो रिलेशनशिप है मराठी और उर्दू के बीच में? जी, आपको पता होगा कि अभी तो ये 92 के बाद जो है वो बहुत थोड़ी सी ब्रिज दीवार से बन गई है, लेकिन मैं उस दीवार का मुझको चिंता नहीं है, वो एक वक्ती तौर पे है। आपको मालूम है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट जो कि लेफ्ट मूवमेंट था, तो लेफ्ट के लिए आपकी राय अलग हो सकती है या नेगेटिव पॉजिटिव, वो अपनी जगह है, लेकिन ये बात तो मालूम पड़ा है, आप ये बात आपको मानना पड़ेगा कि लेफ्ट आइडियोलॉजी के 2 विंग्स ऐसी है, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो है अंजुमन तरक्की पसंद मुनासिफिन हिंद, मुसन्निफिन, राइट, मुसन्निफिन हिंद, और एक इफ्ता जो कि ड्रामा उनका। हाँ। ये ना 2 चीज ऐसी है कि वो पूरे इंडिया को इन्होंने, आप साउथ से लेके, कश्मीर से लेके, अलीगढ़ से लेके, लखनऊ से लेके, पटना से लेके, बंगाल से लेके, आसनसोल से लेके, उड़ीसा से लेके, कलिंगा का एरिया, फिर आप गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, साउथ आप चेन्नई में जाइए, कर्नाटक में जाइए, केरला में जाइए, ये सारे फोक सॉन्ग्स, ओरे माझी मोरे साजन है इस पार, शैलेंद्र ने जो लिखा है बंदनी में, तो ही वॉज फ्रॉम इफ्ता। तो मतलब इन्होंने इंडिया की जो वॉइस है, जो रूट्स है, जो मिट्टी है, जो सुगंध है, जो खुशबू है, इफ्ता के आर्टिस्ट और ये जितने भी शायर हैं हमारे, और इन लोगों ने जो इंडिया को यूनिफाई करने में, मतलब पैन इंडिया जो लिटरेचर है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, तो ये सारी चीज बनाने में कितना किया। और ठीक उसी तरह बॉम्बे में मुझे मालूम है कि जब मैं उर्दू मरकज के लिए इनवाइट करना गया नारायण सुर्वे जी को, तो मैंने कहा कि आप यहाँ आइए, बोले कहाँ है उर्दू मरकज, मैंने कहा भिंडी बाजार में। बोले मैंने जब भिंडी बाजार को थोड़ा सा बताने लगा तो नारायण सुर्वे जी ने मुझसे कहा, बोले जुबैर तू मेरे को बताएगा भिंडी बाजार में ये गली कौन सी है, मैंने कैफी के साथ में यहाँ पर
शमीम भाई का नान चाप और खीमा बहुत खाया हूँ इधर। रियली? नारायण सुरभि जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, हाँ। फिर वो बहुत खुश हुए वो। फिर उन्होंने ये बताया कि भाई ये पहले तो, अच्छा आपको मालूम है कि नारायण सुरभि जी तो ये परेड और वो लाल बाग के स्ट्रीट लाइट में ही पढ़े ना वो। उनको उनके माँ बाप कौन थे ये भी नहीं मानते, उनको इन्हीं अबेंडन कर दिया गया था। उनका किताब माझा विद्यापीठ बॉम्बे के बारे में बॉम्बे है। के बारे हाँ। में ना। तो ये लोग सब ऐसे लोग हैं। तो बोले कि मैं तो यहाँ पर ना कैफी के साथ मजरू के साथ थे हम लोग, बहुत अब हमारी कितनी शामें गुजरी। तो फिर शेख अमर शहीर जो कि नामदेव ढसाल जी के फादर इन लॉ, जो एक मलिका अमर शेख की डैड, मलिका जो है, हाँ, मतलब उनके शौहर। तो पहले ये था सरनिया कि पहले एक दूसरे से राब्ता था। मतलब भले से वो मराठी की जबान अलग थे कि मंगेश पडगांवकर जो है उसने अपनी कविता, ज्यादातर जो आदमी रोज ट्रेन में जो है वो डोंबिवली से आके चर्चगेट पे आके बैंक में या किसी ऑफिस में काम करता था, तो उस पे उन्होंने बैठे बैठे जो है वड़ा पाव और डोसा इस पे काम किया। उनकी पोइट्री इस पे है मंगेश पडगांवकर की। उसके साथ साथ जो है कुसुमाग्रज की आप ले लो, जो कि मराठी दिवस हम लोग मनाते हैं, तो उन्होंने जो है वो एक पोइट्री को एक अलग वो लेवल पे लेके गए। बिंदा करांदीकर जी जो है वो भी ज्ञानपीठ अवार्ड है। वो जब मैंने उनसे मतलब इंटरव्यू करना चाहा और उनको दावत दी उर्दू मरकज के लिए, तो वो तो मुझको 6 उर्दू और यानी पर्शियन में बात की है उन्होंने। उनको उर्दू और पर्शियन भी पर्शियन आती है, वो स्कॉलर ऐसा आती नहीं। हाँ। वो स्कॉलर है वो। जो उनका घर साहित्य सहवास में है, आज भी है। हाँ, और वो शिवसेना की एमएलसी नीलम गोरी उनकी डॉटर इन लॉ है। तो वो सारी फैमिली ऐसी, तो बहुत खुश हुए वो। इनफैक्ट जब उनकी डेथ हुई तो मैंने उर्दू मरकज की तरफ से वो लिख के एक वो कंडोलेंस के लिए लेके गया, तो वो लोग बहुत इज्जत से वो किए। तो पहले ये था कि उर्दू लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, कैफी आजमी, नारायण सुर्वे, मंगेश पडगांवकर, यानी अमर शहीर, फिर उसके बाद में जब दलित पोइट्री का आगाज हुआ तो कमाटीपुरी में नामदेव ढसाल जो है, पूरा उनकी कर्म भूमि वही थी ढसाल की, और पूरा उनका रहना, वो टैक्सी ड्राइवर थे और सारी चीज यहाँ की लाइफ उन्होंने वो की। तो क्या ये सच है कि कई उर्दू शेर में मराठी शब्द मिलेगी और मराठी कविताएं में उर्दू शब्द मिलेगी बॉम्बे में? क्योंकि जब मैं नामदेव ढसाल की कविताएं पढ़ती हूँ तब मेरा एक दोस्त है अक्षय शिंपी, वो भी एक मराठी राइटर है, तो वो कहते हैं कि उनका मराठी जो है, ढसाल साहब की मराठी, वो बहुत अलग है फ्रॉम द दादर मराठी, फ्रॉम द ब्राह्मण मराठी। You know, it's a mixed language. It takes from Urdu, Hindustani, Hindi, Telugu, some Telugu. तो क्या ये सच है कि we find the other language in the other? बिल्कुल, देखिए, अगर गुरुदेव टैगोर ने एक बात बोली कि अगर आप अपनी खिड़कियां या दरवाजे बंद करके रखेंगे तो फ्रेश एयर नहीं आएगी ना, मशहूर है वो। और ये एक सिंबल, एक मेटाफर ये है कि कोई भी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज तो कोई भी फंडामेंटलिस्ट, बल्कि मैं थोड़ा आगे जाऊं, फेनेटिक हो ही सी, अगर कोई चीज फेनेटिक है तो वो लैंग्वेज नहीं हो सकती। तो आप जो है सारी चीज को जो है वो एब्जॉर्ब जब तक करेंगे, मराठी में जो है वो पटवारी जो है, तहसीलदार है, मनसबदार है, ये सारी चीज जो है वो पर्शियन से लिए हुए, उर्दू से लिए हैं। और उर्दू में भी ना बहुत सी चीजें जो है उनसे, तो देखिए ये ऐसा है कि बोलते ताली दो हाथ से बजती है, इट्स गिव एंड टेक। आपने ये देखा होगा कि उर्दू में जो है वो इटालियन लफ्ज हैं, गुजराती लफ्ज है, पंजाबी लफ्ज हैं, गोरा चिट्टा इस पंजाबी। Really? Oh yeah, इटालियन भी है। संदूक जो है वो मतलब इटालियन लफ्ज है। पिस्तौल जो है, पिस्टल इटालियन है। तो आप जो है उसको अगर देखेंगे ना, लेकिन लफ्ज लेना एक अलग बात है, लेकिन लैंग्वेज उर्दू ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि उर्दू has the capacity and the grace to absorb and take other vocabularies also. अब आप देखेंगे उर्दू जब बन रही थी, अब वो हजरत अमीर खुसरो की वो छाप तिलक सब छीने रे मुंह से नैना लगाएंगे, पूरी ब्रिज भाषा है। तो आते 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 बनते बनते रेख्ता बनी, उर्दू है, हिंदवी थी पहले। तो कहने का मतलब है कि जो लिंगुआ फ्रैंकिया है, जिसको बनने में हम एक दूध को, अगर जब कच्चे दूध को हम गाय या भैंस का लेके आते हैं, उसको
पकाते हैं तो स्टोव पे रख देते हैं, फिर वो बनते 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 जब उसकी मलाई बनती है ना, तो मलाई इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर मिल्क, यस। है ना। तो लिंगुआ फ्रैंकिया इंडिया का, चाहे वो आप दिल्ली की जबान ले लो, आगरे की खड़ी खड़ी बोली ले लो, पंजाब की ले लो, ये सब मिल के जो लिंगुआ फ्रैंकिया बनी है, जो हमारे मक्खन जो बनी है, तो वो उर्दू जबान आई है। यस। तो कहने का मतलब है, हाँ, उर्दू का एक और भी वर्जन है कि हमारे साउथ से भी कुली कुतुब शाह के दौर में जो है वो उर्दू जो है वो पनपी है। तो दोनों थियरीज है, हम दोनों का यानी समझो वेलकम करते हैं। तो ये सारी चीज को लेना जो है वो किसी हर जबान का जो है वो मतलब एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आप अलूफ हो ही नहीं सकते। करेक्ट। आप चाहते हैं, वो जावेद साहब की एक पोइन है ना कि एक मतलब हुक्मरान जो ये चाहता है कि सब एक ही कलर में रहे, एक ही जबान बोले, ऐसा नहीं होता है। उर्दू में एक शेर है, इख्तिलात इख्तिलाते रंग बू से है चमन की आबरू, द इंटरएक्शन इंटरमिंगलिंग of flowers and colors and fragrance is the abru, is the मतलब essence of a garden। इख्तलात तो रंग बू से है चमन की आबरू, हम हुए तो क्या, तुम हुए तो क्या, अगर हम ही हम रहे तो क्या रहेंगे, लेकिन गार्डन हम तुम वो सबसे बना हुआ है। और इसमें थोड़ा ब्रिज भाषा भी है। बिल्कुल है। हाँ। आप ये इस एक दोहा में अगर है ना वो अमीर खुसरो की आप वो देखेंगे छाप 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 तिलक ही आप ये समझो कि करेंगे, गोरी सोए नैन झुका के मुख पे दारे केस, चल खुसरो अपने देश। जब ये हजरत निजामुल औलिया की जब डेथ हुई थी तो इन्होंने जो है ब्रिज में खुसरो ने ये लफ्ज कहे थे, रैन हुई चहुदेश। तो देखिए इंडिया इज हमारा हिंदुस्तान जो है वो बड़ा अजीब कंट्री है यार। यहाँ पर साउथ में डोसा भी है, पेपर डोसा भी है, इडली भी है, बीफ भी है, मालवा में आओ तो मालवा की करी भी है, कोल्हापुर और शोलापुर की जो तेज वो मिर्ची वाली वो भी है, दिल्ली की मुगलाई डिश भी है, लखनऊ के टुंडे कबाब भी है, हिलसा मछली भी है बंगाल की। तो ये सारी चीजें, ढोकले भी है, फरसान भी है। तो जबान का भी मामला सरनिया ऐसा है ना कि आप इसको कैद नहीं कर सकते। Correct. मैं कितना भी जुबैर आजमी हो कि भी मैं कितना कम्युनल में भी हूं ना, तो जबान ही मुझको कम्युनल होने नहीं देंगी। Correct. मैं चाहूं भी तो नहीं होने देंगी। तो एक्चुअली तो फिर ये और भी इंटरेस्टिंग है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स ने बॉम्बे को चुना एक शहर। मतलब आई हैव रेड की प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो है, जो वो एक्चुअली पहले 1930s में शुरू हुई थी लंदन में, लखनऊ, हाँ लंदन में पहले हाँ। लंदन में मुंशी प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, राज बब्बर के फादर इन लॉ, है ना, पहले वहां होगी। लेकिन उनको ये पता है कि इंडिया ही हमारी कर्म भूमि होगी। हाँ। फिर उसके बाद आपने सही कहा है कि लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई है ना, मुंशी प्रेमचंद ने उसकी वो करी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी मतलब इन अफसानों में या कहानियों में सोशल रियलिज्म को लेके आया ना। तो ये बोले कि यार ये बहुत हुआ, राजा रानी और पीकॉक थ्रोन और क्या बोलते हैं, गुलो बुलबुल जैसा बोलते हैं, लेकिन जब तक की लिटरेचर जो है वो आम आदमी के लिए नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, जब तक का आपका मकसद नहीं पूरा होगा। तो मुंशी प्रेमचंद वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस सोशल रियलिज्म इन उर्दू लिटरेचर। तो वो लखनऊ की कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, वो करेक्ट। फिर इन्होंने बॉम्बे को ही जो है वो कर्म भूमि बना दी सारे लोग। 1943 में आए थे और वो मारवाड़ी विद्यालय में उनका पहला मीटिंग था, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, क्योंकि आजकल तो आई डोंट नो ये हो सकता है, इतना कम्युनल हार्मनी अगर हो सकता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई वांट टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट दैट, क्योंकि ये पहला मूवमेंट था इंडिया में जहाँ पे, थैंक यू, जहाँ पे राइटर्स एक साथ आके उनका एक मैनिफेस्टो था, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें सोशल प्रोग्रेस के बारे में लिखना चाहिए। फर्स्ट इट वाज अबाउट नेशनल स्ट्रगल, फिर इंडिपेंडेंस होने के बाद वो जो डिसइल्यूजनमेंट हुआ कि हमारा आइडिया जो था इंडिया का वो अभी नहीं है, पार्टीशन के बारे में जो ट्रॉमा था, फिर उसके बाद जो नेहरू इंडिया था उसके बारे में भी लिखा था। तो आप इनके आइडियोलॉजी के बारे में क्या बोल सकते हो? देखिए आइडियोलॉजी के बारे में जो है वो आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेफ्ट यानी आइडियोलॉजी
नो डाउट आज के दौर में तो पूरी दुनिया से चली गई है, लेकिन बहरहाल वो एक अलग बहस है। अपन मतलब यानी इस पे कभी अलग बात करेंगे, क्योंकि एक पूरी खुद वो यानी आइडियोलॉजी क्यों है क्या नहीं है, लेकिन जो उसके फाइनल पॉइंट्स है, द फेदर इन द कैप है, तो जो जो इन्होंने आर्ट और लिटरेचर को दिया है जो, देखिए मैं तो ये चाहता हूँ, जब आई एम बीइंग अ मुस्लिम, आप हिंदू है, आपको इन एवरी राइट है कि अपने हिंदुज्म पे चले, मैं इस पे चले, तो जहां तक इस्लाम में हुकूक की बात चलती है, आपको मालूम है, आपने जो बात छेड़ी, कल फर्स्ट डे है, लेबर डे भी है और हमारा महाराष्ट्र का भी है ना। तो नो डाउट जो दुनिया में जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स लेबर्स के बारे में, वर्कर्स के बारे में, चाहे वो मजदूर का हक हो, चाहे उनकी सैलरी हो, जो पहले जो है वो तो खाली बस ये है कि बॉन्डेड लेबर्स होते थे, पहले जमींदारी सिस्टम थी, कैपिटलिज्म में थी। तो नो डाउट अगर आइडियोलॉजी की इनकी अगर ये है कम्युनिस्ट यानी आइडियोलॉजी कि मजदूर को उनका हक मिले, तो अच्छी बात है। और इस्लाम में भी, हमारे इस्लाम में प्रॉफिट ये बोलते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी पगार, उसकी वेजेस दे दो, उसकी उजलत दे दो आप। तो ठीक है, आप उसको कमीशन के नाम से दे सकते हैं, कोई और उसको कोई दूसरे नाम से दे सकते हैं, लेकिन जो उसका कोर जो है कि भाई मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए, तो वो तो किसी भी इज़्म में या किसी भी जबान में बोलो तो वो तो अच्छी बात रहेगी, बिल्कुल, है ना। तो जहां तक वो बात है तो वो करेंगे। अच्छा, उसमें ये है कि मतलब नहीं समझ, हमारी बात हो रही थी कि सारे लोग यहाँ मिले, और जो इन्होंने आर्ट और लिटरेचर की बात करी, आपको मैं बताऊं मैं कि फैज द ग्रेट, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में, अब हिजर की कोई रात नहीं, ये फैज का है। ये पोइट्री उन्होंने ये किया था जब उनको फांसी की सजा लगी थी वो, एंड इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी पोइट्री, मतलब अपने नज्म जो मैं अभी पढ़ा, कि वो गैलोस पे भी जाता है तो वो हंस के जाता है वो, और बोले ये जान तो आनी जानी है, मतलब वो हंसते हुए जाता है, और वो कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, तो वो महबूबा को नहीं बोलता है, महबूबा तो मैटर है, वो मौत को बोलता है, जो उसको टायरेंट ने सुनाई है। तो वो मौत को है ना अपनी महबूबा जो समझता है, जो उसके स्ट्रगल में, तो वो फैज है। तो फैज ने क्या किया कि गमे दौरा का, यानी कि जो दुनिया का गम है, जो मजदूर का गम है, मतलब उसको उन्होंने यानी क्रिस्टलाइज करके जो है उसको गमे जाना बना दिया। तो उनकी पोइट्री आप देखेंगे ना, चाहे वो फलस्तीन पे लिखी हो, चाहे वो जनरल जिया के दौर में उनको अंदर कर दिए थे, या उसके पहले भी जो उनपे केस चला, अफ्रीका के बारे में भी लिखा था, अफ्रीका के बारे में लिखा, बिल्कुल। तो मतलब उन्होंने क्या है कि वो जिगर का एक शेर है, तेरा गम गमे तन्हा, मेरा गम गमे जमाना, कि तू तो अपनी ही बात करता है, लेकिन मेरे लिए तो मैं तो पूरे जमाने का गम लेता हूं। तो वही बात जो है फैज भी कहता है कि नहीं, कि मैंने वो सारी चीजों को जो है वो अलग ढंग से, कि भाई जो जमाने का गम है मैं उसको जाने जा बना लिया। तो इसके लिए फैज की गजल को जो है वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और वो कम्युनिस्ट लोग जो है, प्रोग्रेसिव राइटर्स, दे डिस्करेज्ड गजल। आपको पता है? हाँ, या वो बोले कि वो गजल में क्या है कि महबूब की बात होती है, महबूब की गेसुओं की बात होती है, लाली की बात होती है, दीज आर ऑल नॉन प्रोग्रेसिव थॉट, बादशाहों का थॉट है। मजदूर की बात करो, मजदूर के वो द व्हील्स ऑफ मिल वर्कर की बात करो, बड़ा। लेकिन फैज ने उस बात को गलत किया है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और है ना, फैज ने जो है वो गजल लिखा, तो इसके बाद चुप हो गए। मजरू साहब से तो मेरी मुलाकात थे, उन्होंने ये कहा कि जुबैर, ये लोग ने मेरे को, ये लोग मतलब कैफी और अली सराज जाफरी, बोले ये लोग मुझको बहुत डिस्करेज करते थे, बोले ये तो फैज ने जब आवाज ये लगाई उधर से आई, फिर ये चुप हो गए कि ये तो गजल बोल रहा है ये। तो मजरू पे फिर वो लोग मतलब अटैक करना बंद कर दिया। तो बहरहाल, अच्छा, क्योंकि ये चीज है ना, ये दोनों के आपस के क्या बोलेंगे उनको, डिबेट जो है मैंने अपने आंखों से देखा है, अली सरजार जाफरी में और मंजू सुल्तानपुरी में। आपने देखी है? मैंने देखा है, अंजुम में प्रोग्राम था, तो बाद उन्हें
अरे बोले सबका ऑडियंस, अरे बोले अरे जुबैर जुबैर, अभी ये लोग नहीं, मुझको जब दादा साहब फाल्के मिला तब ये लोग आगे नहीं तो ये तो बोलते थे ये तो गजलची है गजलची है। तो वो अच्छा, वो उनका दिल कैसा था, एकदम बच्चों का तरह मासूम था। हाँ। वो कोई भी चीज में, मजनू साहब में डिप्लोमेसी नहीं थी। अच्छा, उतना ग्रेसफुलनेस जो है वो अली सरदार जाफरी में भी थे। जब वो मजनू साहब उनको शिकायत करते थे, डांटते थे ना, वो भी हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा था उन लोग का। तो ये मैंने अपनी ना आंखों से देखा है। हाँ। तो वही मतलब काफी हेल्दी उनकी डिस्कशन Yes. होती थी ना, मतलब Yes. एंड दे वर ग्रेट पीपल लाइक ये। Yes. तो मैं दो एक वाक्य और मैं सुनाऊंगा मैं मजरू साहब के बारे में, कि मजरू साहब को जो है वो, उन्होंने खाली, उनका मजमूए कलाम सिर्फ एक ही किताब है, उसका नाम ही गजल है। अच्छा। उसमें चंद गजलें हैं, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन उनका वास्ट जो ग्राफ है ना, वो उनके फिल्मी नगमे हैं। हम्म। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ज्यादा अदब का क्यों काम नहीं कर सके। तो बोले बेटा देखो, मेरे बच्चे थे, फैमिली थी, उनको पालना भी था, पढ़ाना भी था, तो मैंने फिल्मों का, गानों का, नगमों का। लेकिन एक बात यह है कि मैंने कभी पोइट्री को सेक्रीफाइस नहीं किया एट द ऑल्टर ऑफ लिरिक राइटिंग। तो क्वालिटी हमेशा रही। क्वालिटी हमेशा, पोइट्री सब ये। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं एज ए स्टूडेंट मैंने खाली उनसे, अच्छा मुझको ना किसी ने ये बोला था कि एक बात मैं आपको बता दूं, आप मजदूर साहब से मिलने जाओ ना पहली बार, उनकी कमजोरी क्या है, बोले उनके फिल्मी नगमे हैं। अरे मैं वो तो उनकी ताकत है, वो तो मैं भी उनका फैन हूँ। तो मैंने एक बात ये बताया कि मजदूर साहब ये बताइए कि आपका वो गाना मुझको अभी भी हॉन्ट करता है बचपन से। बोला कौन सा? वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। अरे बोले तुमने अच्छा सुना, बैठ सुनो। बोले जब ये सिचुएशन आई मुझको, ये 67-68 की फिल्म है, अभिलाषा फिल्म, आर डी बर्मन ने कंपोज किया है गाना, बहुत अच्छा। वो लता और समझो कि रफी दोनों वर्जन में ये गाना, कभी सुनना हो तुम। मौजूद साहब ने बताया कि देखो, भगवत गीता में ये लिखा है या हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है कि तुम मुझको छोड़ के मेरे ब्रह्मांड के आगे जा ही नहीं सकते, ए मनुष्य। तुम जाओगे, कहीं भी जाओगे तो मैं तुमको मिलूंगा मैं। हाँ। और कुरान शरीफ में भी, मुस्लिम स्क्रिप्चर्स में भी ये लिखा है कि अगर तुम जा सकते हो तो जाओ, मेरा पीछा छुड़ा के, तुम मेरे अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। बोले ये मैंने सार ले लिया और ये गाना पूरा लिख दिया। अब वो सोच के तुम गाना सुनोगे। वाव वाव। फिर गाना का उन्होंने ये कहा कि मुझको वो द ग्रेट कृष्ण चंद्र, उर्दू राइटर ना, उनको एक फिल्म लिखने मिली थी, ममता, सुचित्रा सेन वाली, रहे न रहे हम। तो बोले यार तुम इसके गाने लिखो और तुम रहोगे तो मुझको थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहेगा, तुमको भी गाना लिखने में, क्योंकि कहानी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें वो गजल है, रहे न रहे हम, मैं क्या करेंगे बन के कली, बन के सबा बागे वफा में। बोले देखो, गालिब का एक शेर है, सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें थी जो पना हो गई। इसका मतलब ये है, कुछ कहां, सब कहां, कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नॉट एवरी शय, मतलब जितनी भी मिट्टी के अंदर थी ना, वो कुछ जो है वो गुल और बूटे फूल बन गए। अब जो है असल बात आ रही है कि खाक में क्या सूरतें थी, मतलब कितनी खूबसूरत सुनिया, मतलब यानी सूरतें थी, ब्यूटीफुल फेसेस, विमेन ब्यूटी, जो खाक में पिनहा हो गई, जो खाक में मिल गई। तो खाक में जो सूरतें जो है, आप में तो जलाया जाता है पंच तत्वों में, मुस्लिम्स में तो उसको दफन कर देते। तो कितनी खूबसूरत सूरतें रही होंगी, इतनी खूबसूरत, जिनके पीछे लोग जो है मरते होंगे, आहें भरते, लेकिन मिट्टी में चलेगी। लेकिन उसी मिट्टी से कुछ ही सूरतें थी जो फूलों में और फूल पत्तियों में आ गई। इसका सार ये था, और वो उन्होंने रहे न रहे हम, देखो वो उसी का पूरा वो किया है। तो मजनू साहब में ये कमाल था कि उन्होंने सारी चीज को लेके पूरी पोइट्री की उन्होंने। तो ये सारी चीज जो है वो, आपने जो आपका सवाल था कि बॉम्बे में, वाकई में एक और मैं आपको बताऊंगा कि कैफी साहब का एक वो है, शेर है, नज्म है, मजदूरों पे, आज की रात हमें नींद नहीं आएगी, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है। तो वो मजदूर जो कि मदनपुरे का ही जिक्र किया, क्योंकि यही तो उनकी कर्मभूमि थी,
यहाँ सब ये जो आप जगहें जितनी देख रही है ना, ये सब हैंडलूम्स थे, जो अभी बैग मार्केट है। बैग मार्केट है। और हाँ। इन्हीं गालों में व्हेन माय फादर केम फ्रॉम आजमगढ़, इसी गाले में ही वाज अ वर्कर ऑफ Yeah. हैंडलूम। Oh, फिर बाद में इन्होंने कमा के यही पैसे से ये गाला खरीद लिया, यहाँ पर हैंडलूम के बाद पावरलूम आया। yes. तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ही नॉस्टैल्जिक जगह है कि अब्बा यहीं आए थे, यहीं पे मजदूर बन के काम किए, फिर यहाँ उनको सेठ बने यहाँ पर, Yes. और ये सारी चीजें हैं। तो मदनपुरे का ही जिक्र करते हुए, और उस दिन शबाना जी भी एक वो वर्कर की बात की थी, देखो मदनपुरे की उन्होंने बताई थी, और आज की रात गर्म हवा चलेगी, तो कि वही के मजदूर की प्लाइट पे, द प्लाइट ऑफ द वर्कर्स ऑफ मदनपुरा, हैंडलूम वर्कर्स, और फुटपाथ पे लोग सोते थे, किसी के पास पंखा एसी था ही नहीं। तो वो सारी चीज को इन्होंने पोइट्री में डाला है, नज्म में डाला है। तो इंडीड जो सोशल रियलिज्म जो मुंशी प्रेमचंद ने प्रोज में शुरू किया था, तो पोइट्री में कैफी, मजरू, साहिर इन लोगों ने किया। Yes. लेकिन जुबैर जी, अगर इन लोगों ने फिल्म सॉन्ग्स को एक दे लुक डाउन अपॉन इट कि ये थोड़ा ये मजदूर के बारे में नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो जो फिल्म है नया दौर, उसमें तो इतने सारे गाने, साथ ही हाथ बढ़ाना, हाँ, साथ ही हाथ बढ़ाना, और जो अभी आपने ये दो गजलें सुने वो भी मजदूरों के बारे में ही है ना, और फिल्म के थ्रू ही सारे मासेस तक पहुंचती है ये गाने। बिल्कुल। तो आई गेस मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे ये जानना था कि दे वर्क क्लोजली विद फिल्म। ऑफ कोर्स। नहीं, क्योंकि क्या उसके देखिए दो चीज थी ना। अब यहाँ पर आए तो आपको मालूम है कि जब ये रेड कम्यून में खेतवाड़ी में रहते थे कैफी साहब, तो उनको महीने का 50 रुपया मिलता था। कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्टाइपेंड वो लोग क्या है, उसमें 20 रुपया उनका भाड़ा ही कट जाता था ना, बचे 30 रुपये। तो शबाना उस वक्त छोटी थी, उन्होंने बताया भी था, माँ थी। तो वो आजकल जैसे नहीं, वो लेबर के बच्चे नहीं, कंस्ट्रक्शन में कैसे पोटली बांध के बच्चियों को लेके आती, शबाना को ऐसे लेके जाती थी कहीं भी थिएटर में। और वो उस वक्त जो है इनके साथी मुनीश सक्सेना ने शौकत आफे से कहा कि तुम बैठी रहती हो घर में तो थिएटर किया करो। मुनीश सक्सेना वाज दी को एडिटर ऑफ ब्लिट्स, उर्दू ब्लिट्स। यस यस, ऑफ कोर्स। और इत्तेफाक से बात है कि उनका बेटा जो है अरविंद, हाँ, वो कई सालों से मेरा दोस्त था, अब तो पता नहीं वो दिल्ली चला गया, लेकिन मुझको नहीं मालूम था ये वही अरविंद सक्सेना, वही ये मुनीश सक्सेना का बेटा है। बाद में मालूम लगा भाई तो उनका लड़का है। बहरहाल, तो ये सारे लोग वो करते थे, और वो कुछ किसी ने आइडिया दिया कैफी साहब को कि वो पोइट्री लिख दो, कोई नज्म लिख दो बच्चों की या वैसी, तो किसी रिसाले में छप जाए तो रुपया 2 रुपया मिल जाता था, तो उसमें ये होता था। तो ये सारे चीज तो मतलब स्ट्रगल पीरियड था। हाँ, फिल्मों में आने से जो है वो तो नो डाउट जो है, पहले उस जमाने में एक गाने के 500 रुपये मिलते थे, 500 बहुत होते थे उस वक्त, है ना। लेकिन फिर भी कैफी साहब का स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा था, और वो इतने कामयाब लिरिक राइटर नहीं थे जितने साहिर और मजरू थे। आप जानती है ना। और मतलब 500 रुपये मिल गए। अच्छा, वो चेतन आनंद और दोनों की जब जोड़ी भी हुई तो उन्होंने मशहूर वाक्य बताया कि भाई कैफी साहब बोले कि मेरे गाने तो हिट होते हैं, फिल्में नहीं चलती हैं। तो चेतन आनंद बोलते थे हाँ यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा है। तो बोले ऐसा काम करते हैं कि 2 अनलकी लोग एक साथ मिले, तो 2 नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है साइंस पे। तो बोला चल, तो इन हकीकत इन्होंने करे साथ में, और हकीकत जो है वो एकदम हिट हुई, गाने के चेले हो रहे ना। तो ऐसा वाक्य भी हुआ। तो फिल्म तो ऐसी थी कि बहरहाल नो डाउट के फिल्म का जो है वो ग्राफ जो है वो समझो बड़ा होता है, और उसमें लिखना ये करना। खैर उस जमाने में तो राइटर्स का नाम भी नहीं आता था। Oh, really? ये तो साहिर ने जो है उस जमाने में जद्दोजहद कह के जो है वो टाइटल्स में राइटर्स का नाम डाला। और आपको पता है कि जब जंजीर लिखी गई तो बकौल सलीम जावेद, मतलब जावेद साहब के, तो उन्होंने उनका नाम ही नहीं था, लेकिन वो रात में स्टेंसिल पे जाके पूरा उन्होंने किया। मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा है ना, कहा है ये। अच्छा, अब जब से ये कॉपीराइट बिल पास होगी जावेद साहब से, तो अब तो काफी बहुत अच्छा ये हो गया कि इवन IPRS एक्ट में ये है कि अगर कोई बार पब में अगर ओ हसीना जुल्फों वाली कोई गा रहा है,
तो उसकी रेवेन्यू की किसी ने कंप्लेन कर दी तो उसके रेवेन्यू में भी इनको देना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को, म्यूजिक डायरेक्टर को, सिंगर को और राइटर को। वाओ, तो वो रूल इतना अच्छा हो गया है। दैट्स वेरी गुड। या नो डाउट, नो डाउट। तो सर यहाँ पे आप कह रहे थे कि इधर हैंडलूम के जी फैक्ट्रीज थे वगैरह, तो जी 1982 का जब वो स्ट्राइक हुआ था, टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक, द ग्रेट टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक, 18 मंथ्स का स्ट्राइक था। 1983 में सारे मिल्स बंद हो गए और मजदूर को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। आज तक बहुत सारे लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिला, जगह भी नहीं मिली। तो तब यहाँ का माहौल कैसा था, जो दोज मंथ्स ऑफ स्ट्राइक, जब दत्ता सामंत, नारायण सुर्वे थे? देखिए, जो लोग है ना डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, हमारे मराठी भाई खास तौर से परेल, लाल बाग वहाँ के ना सारे लोग, उनकी पूरा उनका चूल्हा उसी पे चलता था। तो उनके तो बहुत बुरे हाल थे, बहुत मतलब बहुत बुरे हाल थे। एक चीज, मदनपुरी में जो है वो टेक्सटाइल की कॉटेज एंसिलरी इंडस्ट्री थी यहाँ पर। ओके ओके, मतलब बड़ी बड़ी मिल तो आप जाएंगे ना, अपोलो मिल है, ग्रेट मिल है, ये सब थी ना, जितने भी ब्रैडबरी इंडियन यूनियन में, है ना, तो वो तो थी। लेकिन आपको मालूम है कि जब भाटियाज और गुजराती, जब सिंधीज लोग जब सूरत से यहाँ आए, क्योंकि बॉम्बे वॉज दी वेरी कंजीनियल एटमॉस्फियर, यहाँ पे मतलब मॉइस्ट भी थी, ह्यूमिड भी थी। तो उसके लिए ना कॉटन यानी टेक्सटाइल के लिए ना आपको ना ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। तो क्लाइमेट सही था। हाँ, एक तो वो था, और दो इंडस्ट्री जो है बॉम्बे में पनपी, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक शिपिंग इंडस्ट्री, बिकॉज बॉम्बे इज अ नेशनल पोर्ट ऑल्सो, एंड थर्ड इज जो रेलवे इंडस्ट्री। रेलवे बनी, तीनों का आग साथ है। तो 1850s के बाद सारी चीज बनी है। तो ये स्ट्राइक के बाद जो है वो मदनपुरे में असर तो पड़ा, लेकिन जब तक के 1882 के होने के बाद है ना, सारी चीजें है ना, यहाँ पे जितनी भी छोटे छोटे कॉटन इंडस्ट्रीज से वो भिवंडी शिफ्ट हो गए थे। ओके ओके ओके। तो उनको लॉन्चिंग पैड वहां मिल गया था। हाँ। तो हम लोग भी वहां जाने वाले थे, तो फिर अब्बा बोले जाने दो, बोले क्योंकि अब्बा का दूसरा भी बिजनेस था। तो वो बोले कि नहीं, हम लोग ये मतलब नहीं, इस पे वो रिटेल और इस पे मार्केटिंग पे चले जाएंगे। अच्छा, प्लस जो है यहाँ की जगह को हमने क्या किया कि चलो ठीक है, कुछ हमने हमारे यहाँ 10 गाले थे, तो अब्बा ने 2 गाले जो है अपने खुद काम के लिए, बाकी 8 गालों को भाड़े पे दे दिया। ओह गुड। तो दूसरी मतलब इंडस्ट्रीज आ गई, समझे ना। हाँ, हाँ। तो हैंडलूम, हाँ मुझको ये मालूम है कि 30 या 40 ईयर्स में, राइट फ्रॉम 1930s एंड 35 से लेके 85 तक 40 साल तो यहाँ पूरा हैंडलूम और पॉलूम चला पूरा। और वो आपको बता दूंगा, देव आर एंसिलरी इंडस्ट्रीज टू दी मेन इंडस्ट्री। तो जब ये मिल बंद हुई तो वो भी बंद हो गए। तो खैर ये है कि ये तो कुदरत का उसूल है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना। आप अगर ये बंद हो गया तो दूसरा ये होता है। अब बैग की मार्केट है, इसके पहले बफिंग था, पॉलिशिंग था, उसके बाद जो है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी, तो चेंज होते रहते हैं। तो ये सूरत हाल थी। और सर आज की बात जब हम करते हैं बॉम्बे के बारे में, तो मेरा माय माइंड फर्स्ट गोज टू जितना बहुत सा ही रीडेवलपमेंट हो रहा है बॉम्बे शहर में, एंड इमीडिएटली ये हाउसिंग का जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे साहिर का पोएम मकान याद आता है, और कैफी आजमी जावेद अख्तर की। हाँ, और कैफी आजमी का ताजमहल। और कैफी आजमी तो यहाँ पे रहते थे। तो आप हमें बताइए कि आजकल मदनपुरा में ये रीडेवलपमेंट का क्या हालचाल है? चलिए देखिए, ऐसा है कि मुझको ना कैफी साहब ने एक बात बोली थी। मैंने कहा कैफी साहब, मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ी शायरी करता हूँ मैं, तो आप मेरी इस्लाह कीजिए। मतलब आपको मालूम है कि उर्दू शायरी में एक होता है मीटर, होता है वजन जिसको बोलते हैं, और वो ठीक वैसी वजन है जो कि स्केल पे नहीं, ऐसा आप कोई चीज खरीद लें, 2 किलो के आलू दो तो वो आलू ऐसा रहता है। तो उस तरह उर्दू पोइट्री में मीटर्स रहता है कि वो कहीं से गिर रहा है, कहीं से नहीं गिर रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप मेरी इस्लाह कीजिए, क्योंकि इल्म अरूज, मीटर जो एक अलग इल्म है। आप एक अच्छे पोइट होंगे, लेकिन आप जो है मतलब उरूज के माहिर नहीं हो सकते हैं। जावेद साहब उरूज के माहिर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी शायरी जो है बिल्कुल मीटर में रहती है। तो वो तो खैर उनका मतलब मेरी स्किल है कि वो चीज रहती है। तो कैफी साहब ने जो एक वर्ड कहा था कि देखो बेटा, जिस तरह नए पत्ते आते हैं
कोपलें फूटती हैं, पुराने पत्ते जो है बूढ़े हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, कुदरत का जो है नियम है। तो इसी तरह नए कोपल जब फूटती हैं तो शायरी में भी आप आज जो है वो कोई शेर ऐसा बोलोगे कि जो मेयार के बराबर नहीं होगा, लेकिन आप शायरी करते रहो, वो खुद उसमें आपकी खुद शायरी की कंटिन्यूटी जो उसकी इस्लाह होगी। तो आपका सवाल क्या था, मैं उसके जवाब उसको जोड़ रहा हूँ मैं कि आजकल का ये जो रीडेवलपमेंट हो रहा है इस नेबरहुड में हाँ। कैसा है? तो अब ये है कि देखिए जो है कि दुनिया तो चेंजिंग है ही है ना। हम्म, पहले जो है वो आदमी जंगल में रहता था, फिर छोटे छोटे इग्लूस जिस तरह बनते हैं वो एंटार्क्टिका में अंटार्कटिका में, है ना, तो वो रहता है, फिर झोपड़ी बनती है, फिर घर, फिर गांव, फिर एक सिविलाइज सोसाइटी होती है, टाउन्स है, वो फैसिल्स है। तो रीडेवलपमेंट तो जो है वो होना ही होना हाँ, है ना। आप जो है वो पहले तो चाल में 10 बाई 10 के खोली में पहले बोलते थे, है ना, कमरा भी नहीं, खोली आप रहते थे, जहां पर एक है ना छोटी सी मोरी होती थी वॉशरूम, और कम्युनिटी मोरी जो है वो टॉयलेट बाहर होती थी, है ना। तो पर वो भी दौर था। लेकिन आप जो है अब वो जिस तरह ब्रिटिशर्स लोगों का कंसेप्ट जो है बंगलोज का था, विलास का था, अमेरिकन कंसेप्ट जो है वो फ्लैट्स का है। ब्रिटिशर्स दे वेंट हॉरिजॉन्टली, यस, अमेरिकन दे वेंट वर्टिकली, yes. है ना। तो वो सारी चीज अब जाहिर सी बात है सबको बम्बई में रहना है, तो आप तो कोई मतलब विलास तो बना ही नहीं सकते, तो आपको ऊपर ही जाना है। तो रीडेवलपमेंट में जो है अगर आज का कानून है कि आपका अगर 100 या 150 स्क्वायर फुट है तो आपको, पहले 250 था, फिर 350 हुआ, अब 450 गवर्नमेंट ने कर दी, तो 450 स्क्वायर फीट में आपका सेल्फ कंटेम जो है बाथरूम हो जाता है, टॉयलेट हो जाता है, वो सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन मेरी एक शिकायत है, एसबीयूटी जब बन रही थी ना, तो मैं बोला कि आप कुछ ना उसको ऐसा करिए कि वो हेरिटेज भी बैलेंस रहे, आर्किटेक्चर भी बैलेंस रहे, और आपका डेवलपमेंट भी चले। आप ये मालूम है कि अब आप जाएंगे, आप सीजीएस कॉलोनी में जाएंगे या रिजर्व बैंक कॉलोनी पीछे वहां जाएंगे ना, तो जिस तरह शोले में अमिताभ का डायलॉग है कि मुझको सारे पुलिस वालों की शक्ल एक जैसी लगती है। बिल्डिंगें अब एक जैसी बिल्डिंग जैसी लगेगी ना, आप फिर आपको क्या है ना, वो ब्लॉक के ABC जाएंगे आप, तो वो ब्लॉक सिस्टम जो है ना गवर्नमेंट कॉलोनी में नहीं है। तो थोड़ा सा कुछ तो हेरिटेज मतलब बैलेंस होना चाहिए। तो हमने एसबीयूटी में जब पहला हमारा फेस्टिवल हुआ था, भेंडी बाजार फेस्टिवल, तो उनको भी बुलाया था। तो वो बोले हम क्या कर सकते हैं, बोले हम तो पैसा तो किसी से लेते नहीं है। तो फिर उन्होंने पोस्टर्स बनाए गए थे, हमने कहा देखो अगर आप लोग कुछ काम करना है ना, तो एसबीयूटी में आपकी इतनी कंस्ट्रक्शन हो कि कम से कम एक कम्युनिटी, एक उर्दू म्यूजियम, एक कल्चरल सेंटर बना दो आप। तो सब लोग आप ही के अंडर में रहे, हमको मत लो आप, आपको डर है कि हम कब्जा कर लेंगे आगे। आप ही रहो, लेकिन कम से कम एक उर्दू कल्चरल सेंटर, क्योंकि वहां पर बहुत सारी नॉस्टैल्जिक चीजें थी जो एसबीयूटी बनी है। तो डेवलपमेंट तो होना चाहिए, बट नॉट एज द कॉस्ट ऑफ हेरिटेज। आप हमको हमारे रूट्स हेरिटेज भी लेके चलना है, और डेवलपमेंट आप नहीं भी चाहेंगे तो डेवलपमेंट होना ही होना है। तो दोनों चीज होना चाहिए हमारे ऐसा। दैट्स ट्रू। और ये जो हेरिटेज हमें प्रिजर्व करनी है, मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे पहले मुशायराज होते थे नागपाड़ा में, मदनपुरा में, और आप इसको जिंदा रखते हो थ्रू द भिंडी बाजार फेस्टिवल। तो इसके बारे में कुछ बताइए। यस, देखिए ऐसा है कि बहुत साल हो गए, कई साल से हम उर्दू का रोना रो रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं, ठीक है ये बात हकीकत है, और हमको रोना भी चाहिए, क्यों ना रोए। इतनी रिच वो लैंग्वेज है जिसको कभी भी गवर्नमेंट का पेट्रोनेज नहीं मिला, और उसको सौतेलापन इसके लिए बढ़ता गया कि वो इत्तेफाक से पाकिस्तान ने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ले ली, जहाँ पे पाकिस्तान में मोस्ट पीपल स्पीक पंजाबी। उनकी तो जबान है भी नहीं, वाकई में नहीं जबान है। तो अब हमको जो है हमारा कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान की वजह से, अब तो हमारा नॉर्मल डैमेज हो गया, मतलब ये। करेक्ट। तो उर्दू जो है वो मुसलमान की, हम तो बोलते हैं कि बिल्कुल जबान नहीं है। पंडित रतननाथ शरशार जो है वो यहाँ के, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, आप कहाँ जाएंगे, और पंडित ब्रिज नारायण चकबस, यस ऑफ कोर्स। तो आप जो है ये मिट्टी की जबान है। और हमने ये सोचा कि यार देखो ऐसा है कि रोना तो बहुत हो गया, व्हाई नॉट सेलिब्रेट उर्दू यार। ठीक है वो रोते हैं तो भाई ठीक है, अपना दुख भी हम बताएंगे, लेकिन जो उर्दू को सेलिब्रेशन है, जो खुद एक जबान जो है वो, हालांकि उर्दू लफ्ज भी उर्दू नहीं है, वो तुर्की लफ्ज है ना।
सब जानते हैं। तो हमने 2014 में जो है पहला फेस्टिवल भिंडी बाजार हमने ये किया, और वो हुआ यूं कि इमामबाड़े में हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने इसी कुछ कुछ वर्किंग चल रहा था मेरे इसी कागज पे, तो मैंने अपने दोस्तों को ऐसा बताया, तो वो देख के बोले ये क्या है, क्या ये कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता है? बोले भिंडी बाजार उर्दू फेस्टिवल। बोला हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? अभी मैं बोला कि जब काला घोड़ा फेस्टिवल हो सकता है, दुबई फेस्टिवल हो सकता है, और वो रेख्ता से शुरू हुआ था 2014 में ही वो शुरू किया था, हाँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो यस, सकता है। बोले कैसे होगा? मतलब हाँ, मेरे पास उसका वो है ना, पाइपलाइन में मेरा है सब, क्या हाँ, क्या है। तो बोला कुछ नहीं होगा। हमारी हेरिटेज स्ट्रक्चर जो है भिंडी बाजार में इमामबाड़ा स्कूल है, आप शायद गई हैं कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। कैफी आजमी वॉक पे हम गए थे ना। अच्छा हाँ, लेकिन अभी 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 आपको मैं बता दूं कि खुशखबरी ये है कि बस उर्दू मरकज खुलने ही वाला है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, वो फिर मैं फ्रीक्वेंटली आऊंगी फिर। है ना वहाँ पर, तो वहाँ पे तुम जाओगी ना, तो वो स्ट्रक्चर्स भी कैसा, अंदर जब हम फेस्टिवल करते हैं ना, तो वो लखनवी की हवेली कैसी होती है, विद द आर्चेस एंड ऑल, यस, 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 वेरी नॉस्टैल्जिक एंड या, ट्रेडिशनल, तो ऐसा है। वेरी नाइस। तो हमने वैसे ही किया, उसको 3 दिन का फेस्टिवल किया। और जो मैं समझता हूँ कि 2014 में उर्दू इवेंट में आज तक मेरा रिकॉर्ड है, आज़ादी से पहले 47 का मुझको पता नहीं, लेकिन जितना कवरेज प्रिंट मीडिया कवरेज ने भिंडी बाजार उर्दू फेस्टिवल को किया था। अब तुम सोचो कि वो मैंस वर्ल्ड जो कि वो मैगजीन अलग ही मैगजीन है, हाँ, उसमें मेरा वो अर्नज घोष एक है, वो पूरा 2 पेज का मेरा वो दिया था उसमें। वाओ, तो सारे गुजराती समाचार ये वो यस, सब चीज को, तो हमने कहा कि चलो यार ये तो पूरा फेस्टिवल को ये करे, और मुशायरा रहेगा वहाँ पर, सूफी म्यूजिक रहेगी वहाँ पर, और पूजा गायटोंडे एक सिंगर है, आप जानते तो अच्छी, वो हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई है। और सब लोग बोले, मैं बोला देखो मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, ये आपको करना है बस। अरे बोले आपसे पैसा कौन मांग रहा है, हम कर देंगे वो। हाँ, और स्टार्टिंग में द ग्रेट यानी अजीज नाजा झूम बराबर झूम, उनके बेटे मुस्तफा नाजा, वो भी फ्री में किया बेचारा, वो तो बल्कि माइक का पैसा वैसा भी खुद अपना भर के किया। तो पहले दिन कवाली थी, फिर हमने वो डिस्कशन भी किया था, उस पर टॉक भी किया था, और बॉलीवुड एंड उर्दू, तो वो सोहेल ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी, आज भी हम वो करते हैं। और गाने का सिलेक्शन मैंने किया था, ये सब गाने आना चाहिए। और जानिसार अख्तर जावेद साहब के फादर जो है, उन्होंने अपनी मिसेस को, सफिया अख्तर को, जावेद साहब की अम्मी को, भोपाल से जो है उनकी बीवी ने, जानिसार अख्तर यहीं रहते थे नागपाड़े पे, वो खत लिखा था वो। तो नाउ दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ एमए सिलेबस ऑफ उर्दू लिटरेचर। वाओ, उसका नाम है ज़ेरे लब। फैंटास्टिक। तो उसकी हमने रीडिंग की कराई थी। हाँ, हमने 8 या 10 है ना खतूत ले लिए थे, और बहुत ही खूबी से नेहा शरद ने पढ़ी थी, टीवी स्टार, यस ऑफ कोर्स, और सोहेल की कमेंट्री थी, और पूजा ने गाई थी। और वो 10 सॉन्ग मैंने वो किए थे, सेलेक्ट किए थे। हम पे इल्जाम बेवफाई है, ए गम दिल तेरी दुहाई है, और फिर आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज आती रही, ये सब गाने अच्छे थे, गाने थे, बहुत अच्छे थे। और अभी भी था 2023-24 में भी किया। अभी हमारी बिल्डिंग वो रिपेयर में थी, इसके लिए ये साल हो नहीं पाया, लेकिन दिसंबर में हम करेंगे ये। तो फेस्टिवल तो ऐसा है कि जैसा रेखता है वैसा हमने ये शुरू किया है, और अब हम चाह रहे कि और जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स को और मतलब इन्वॉल्व हो, यस, और उसको रेखता के टाइप पे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिलीजन एंड कास्ट, सारे लोग इससे जुड़े। यस, और मैं आपको बता दूं कि हमारे 4 फेस्टिवल हुए हैं, और हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया था, तो करीब पहले फेस्टिवल में करीब 7,000 लोग थे, और उसमें 7,000 में 5,000 लोग जो है वो नॉन उर्दू वाले, नॉन मुस्लिम्स थे। ये हमारे लिए अचीवमेंट है। दैट्स अमेजिंग कि हमारा हिंदू भाई, हिंदू जो जिसको उर्दू से प्यार है, वो भी आया। हाँ, क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि लैंग्वेज इज अबाउट रीजन नॉट रिलीजन, राइट। दैट्स अमेजिंग। तो इस साल दिसंबर में होगा? हाँ, दिसंबर जैन का ही वो है। मैं जरूर आऊंगी। नहीं तो आना ही है। यस। तो सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जी। आप एक सीनियर एडवोकेट हो,
बॉम्बे हाई कोर्ट में, आप एक लॉयर हो और आप पोइट्री भी लिखते हैं, तो इन दोनों का जो लैंग्वेजेस है मेरे ख्याल से बहुत अलग है, क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ द लॉ जो है बहुत ही इन इंग्लिश एटलीस्ट बहुत ही कलोनियल है, बहुत ही ब्रिटिश है, ये आम आदमी को समझ में नहीं आता। लेकिन जो कविताएं का लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज सो human and so worldly, it includes the smells and the sounds। तो आप इन दोनों लैंग्वेजेस को कैसे बैलेंस करते हो? एक्चुअली मेरी तो आर्ग्यूमेंट ये, मेरा तो सबमिशन आपके सबमिशन बिल्कुल अलग है। हाँ, हाँ, क्या है? मैं तो ये मेरा ये मानना है कि एक अच्छा पोएट जिसको जबान का कमांड है वही एक अच्छा लॉयर, क्योंकि लॉयर में ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग बहुत जरूरी है। हाँ, या अगर अच्छा लॉयर है तो अच्छा पोएट भी हो सकता है, वाइसी वर्सा भी आप बोल सकते हैं। तो सारा जबान का खेल है। आपकी बात से मैं एक बात बताऊं कि मैं अभी कहीं मास मीडिया वाले काफी आते हैं कुछ वो लेक्चर्स देने के लिए कि सर आप उर्दू पोइट्री का कुछ ना ब्रीफ दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को जो कि इसमें मीडिया में जाना चाहते हैं। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा कि बोले ठीक है, मैंने कहा मुझको 1 महीना दो, मैं उसको डिजाइन कर लेता हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मतलब उस पर, क्योंकि नई चीज है ना ये। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा तो मैं जितने हमारे बच्चे हैं मास मीडिया वाले, तो अभी सब दे आर ऑन देयर फुट टोज कि भाई अब जाना है, दुनिया को फेस करना है। वो जावेद साहब का वो शेर वो है ना, गाना है वो, मशाल में जिंदगी आ रहा हूं मैं, अनिल कपूर का वो। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि आपने अगर कोई स्टोरी क्रैक की, मतलब जर्नलिस्ट लोग ना, आप बोलेंगे कि ये हुआ फला हुआ फला, मैं खाली एग्जांपल के बोलूंगा, यानी आरुषि का ये हुआ वो, बाद में क्रैक कर लिया आपने और आपने अपनी स्टोरी जो है वो दे दी, ठीक है, लोगों को पसंद भी आए। लेकिन उर्दू शायरी में जो उसका क्या बोलेंगे उसको, जो वो अरे वो लगाते हैं ना, लेस लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दुपट्टे में नहीं, वो बॉर्डर जो है, बॉर्डर जो है, हाँ, लेस लगाते हैं, हाँ, जरी हम बोलते हैं। नहीं, वो एक लफ्ज है, इंग्लिश लफ्ज है, एडोरेशन कुछ है लफ्ज है, अभी आएगा नहीं। तो बोले उसके लिए जो है आपको कोई भी शायरी हो, लेकिन मैं उर्दू शायरी की बात करूंगा, आपकी इसी स्टोरी में आप खत्म करने से पहले अगर ये एक उर्दू शेर आप बोल देते, उर्दू का शेर, तो और अच्छा लगता। बोले जैसे, तो मैंने कहा देखिए आपने ये हुआ कि ब्ला 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 और है ना पुलिस ने ये करी और ये असल कातिल जो है वो पकड़ा गया, है ना, आपकी स्टोरी यहाँ खत्म हो गई, मेरी स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है। आप ये बोलते उर्दू का एक शेर है, जो चुप रहेगी जबाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। इसका मतलब ये है कि आपने दुनिया में कोई भी परफेक्ट मैटर चीज है ही नहीं ना। तो आपकी स्टोरी हो गई, तो अगर मालूम पड़ा कि जो चुप रहेगी जबाने खंजर, यानी कि जबान आपने जिस वेपन से मर्डर किया आप उसको फेंक भी दोगे, लेकिन जो खून आपके दामन में उजड़ा ये कल को पुकारेगा वो। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं आप लोग का बिल्कुल वो, तो उन्होंने ये कहा कि सर आप कुछ एक ऐसी ब्रीफ दीजिए और थोड़ा सा उसका सिनॉप्सिस दीजिए, तो हम लोग जो है यानी एकेडमिक बोर्ड में लिखेंगे कि हमारे इसमें ये सिलेबस में जो है वो ऐड कर दो शायरी। तो मतलब सिर्फ उर्दू शायरी नहीं, आपकी जो भी लोकल कोई ना मराठी कोई है ना, मराठी जर्नलिस्ट है, वो अपना मराठी का शेर डाल सकता है, या तमिल वाला कोई है, तो उनको बहुत आइडिया पसंद आई। तो मतलब कि जाके अपने एकेडमिक काउंसिल से आप ले लो, एंड आई थिंक दे वोंट रिफ्यूज सारी चीजें। तो आपका वो सवाल कौन सा था कि जो मैं जवाब देता कि आपके एक्सपीरियंस में लॉयर में ना, उसमें लीगल लैंग्वेज और पोएट्री हाँ, तो लीगल लैंग्वेज में ऐसा है कि आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वो माप और तोल के जो, और शायरी में भी आपको माप तोल के बोलना पड़ता है। तो दोनों काफी मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल, और दोनों जो है क्या बोलेंगे, सिनोनिमस बोलेंगे, दोनों एक दूसरे को हेल्प करती है। मतलब इट्स नॉट विद एनी अदर लॉ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कितने अच्छे शायर जो है वो, कितने अच्छे शायर अच्छे वकील भी हैं, और कितने अच्छे वकील जो है कितने अच्छे, इनफैक्ट मालूम है वो रेख्ता ने जो है वो उर्दू शायरी और वकालत या वकालत उस पर सेमिनार भी किया था, यूट्यूब पे आप देखना उसको। मैं देखती हूँ, मैं घर जाती मख्तूल है, मख्तूम है, वो सारी चीजें उन्होंने लाई है वो। तो जो आपने बताई, तो मेरा ख्याल तो बिल्कुल उल्टा है आपसे, कि ऐसा नहीं, ऐसा है। इंटरेस्टिंग।
तो ये सारी चीजें हैं, लेट्स सी। और मैं बोलता हूँ ना सारनिया, यही एक लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर हो, हमारा मराठी हो, तमिल हो, आपका, तो यही जो है वो इंसान को इंसान से मिलाएगी। पॉलिटिक्स आप देंगे तो कुछ वक्त तक आपको फायदा होगा, बाद में फिर आपका मफाद जाएगा, लेकिन लिटरेचर एक ऐसी चीज है ना कि आज भी वो सिंह जो है वो प्योर तिलकधारी था आरएसएस का, वो आरएसएस का अभी भी है, लेकिन अब वो मेरे लिए लड़ता है कि मुस्लिम्स आर नॉट कम्युनल, जुबैर आजमी नॉट कम्युनल, जो होंगे फ्री अरेंजमेंट जो होंगे वो। तो आपको मालूम है, एज ए लॉयर नाउ आई वुड से, एज अ लॉयर, कि आई वुड आर्ग्यू माई केस, कि जो है क्या बोलते हैं ना, मेरा ही एक शेर है कि मैं 2-4 लाइन अपनी शेर की सुनाता हूं मैं ना। और जिंदगी की सबसे पहली गजल मेरी, जो कि मैं कालीना कैंपस में लिखी थी, जब वो 14 जुलाई नहीं, बारिश सब पूरी बॉम्बे गिर गई थी, वो हम लोग वही फंस गए थे। तो छोटा सा, अच्छा मैं भी आपको बता दूं कि जो आपने अभी बात करी, किसी ने मुझको फोन पे बताया, डॉक्टर मलिका मिस्त्री ने, आपने पीएचडी कर डालो आप, तो मैं एमफिल मेरा सूफी पोइट्री से हुआ है और पीएचडी भी मेरे सूफी पोइट्री से चालू है अभी। तो 4 लाइन गजल के ये है कि, अच्छा ये ऐसा आपको लगेगा कि मैं अपनी बिलेवर्ड के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें 2 माने हैं मेटाफर। तो बिलेवर्ड आप अपनी महबूबा को भी बोल सकते हैं, खुदा को भी बिलेवर्ड है, दोनों इसके हकीकी। हाँ। देखो तुम्हारी चाह में कैसे बदल गए, बुझते चिराग जैसे अंधेरों में जल गए। देखो तुम्हारी चाह में कैसे बदल गए, बुझते चिराग जैसे अंधेरों में जल गए। दिल ऐसा कोई ढूंढ के ले तू आ चारागर। हाँ। चारागर उसको बोलते हैं कि अ मैन हु नर्सेस योर जख्म। ओके नर्स जो होती है चारागर उसको बोलते हैं। दिल ऐसा कोई ढूंढ के ले आ तू चारागर, उजड़े हुए इस चमन में कई जख्म पल गए। और ये शेर के जब तक के वो मिले न थे आसान सी रहे गुजर, जब तक के वो मिले न थे, मतलब दी इश्क हकीके, जब तक के वो मिले न थे आसान सी रहे गुजर, लौटे जो उनके दर से तो रास्ते बदल गए। जैसे उनके दर से हम लौटे तो हमारी दुनिया ही चेंज हो गई। बहुत हमने तो देखा शब को कई रंग में जुबैर। गालिब का एक शेर है कि शम्मा रात भर जलती है हर रंग में। हमने तो देखा शब को कई रंग में जुबैर, शीशे से मेरे ख्वाब हकीकत में ढल गए। देखो तुम्हारी चाह में कैसे बदल गए, बुझते चिराग जैसे अंधेरों में जल गए। बहुत खूब सर, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। अरे माय प्लेजर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव सो मेनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन आज के लिए आई वोंट बॉदर यू मोर। नहीं, अभी आज के लिए अपने लोग आपकी काली चाय भी तो बाकी है। थैंक यू सर।